जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में हम लोग यूनिट 5 जिसका नाम था वेक्टर कैलकुलस, उस यूनिट में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? ग्रेडियंट ऑपरेटर देख लिया, सॉरी ग्रेडियंट ऑपरेटर नहीं, डेल ऑपरेटर देख लिया। उसका फिर तीन क्राइटेरिया, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और साथ में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ साथ सोलेनॉइडल फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड या इरोटेशनल फील्ड के बारे में भी देख लिया। फिर हम लोग लाइन इंटीग्रल की ओर बढ़े और अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में हमने एक दो प्रॉब्लम आपको बताई थी। आज का जो हमारा लेक्चर जिस टॉपिक पर है वो सरफेस इंटीग्रल का ही कंटिन्यूअस पोर्शन है और आज हम केवल सरफेस इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स टेक ओवर करेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके उस पर कमांड डेवलप कर लें। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इस वजह से मैंने एक दो क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे, किसी भी टॉपिक के होंगे, केवल और केवल प्रैक्टिस के कारण। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड a डॉट एन कैप डी एस वेयर a इज इक्वल टू दिस 18z कैप माइनस 12j कैप प्लस 3y कैप एंड s इज द पार्ट ऑफ द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब ही ये है कि यहाँ पर z है 0, मतलब सब कुछ एक्स वाई प्लेन में है। अगर सब कुछ एक्स वाई प्लेन में होगा तो आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा? के कैप, जेड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात आती है कि इस सरफेस पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है? इसका नॉर्मल। और इसका नॉर्मल क्या देगा? ग्रेड ऑफ दिस फंक्शन। तो लेट इसको मान लेते हैं फाई। तो 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12, ये है फाई। ग्रेड ऑफ फाई निकालिए, आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ये के कैप है। सिंपल, जो अभी तक हमने पढ़ा है बस उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेड निकालना है। चलिए आई कैप, एस के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3, और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 6। ये निकला क्या? डेल फाई। तो एन कैप क्या हो जाएगा? डेल फाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डेल फाई। यूनिट वेक्टर यही होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर और उसका मॉड। तो क्या हो जाएगा? 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। कितना होगा ये? 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई 9 4 13, 49, 49 का अंडर रूट 7। ये डेल फाई निकला। ठीक है, एन कैप निकला, सॉरी। अब क्या लिखा है आपके पास? ए डॉट एन कैप। तो ए डॉट एन कैप निकाल लेते हैं। ए क्या है? 2 3 6, यहां पर निकालते हैं। ए डॉट एन कैप, तो 18 जेड आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस 3y के कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, डॉट में, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई लेना है, मतलब आई का आई के साथ, क्योंकि आई डॉट जे या आई डॉट के क्या हो जाता है? 0। तो क्या हो जाएगा? 36 जेड बाई 7
आई वो सॉरी आई तो बढ़ जाएगा, -36 प्लस 18, तो ये कितना हुआ 18 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, यही होगा। 18 दूनी 36, 18, ठीक है। ये 18y है, चित्रिक 18, तो ये क्या आ गया 1/7, 18 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा y प्लस 2z माइनस 2, यही आ जाएगा y प्लस 2z माइनस 2, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, चलिए ये क्या निकला a डॉट एन कैप, a डॉट एन कैप। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो प्लेन है, रीजन है, वो कहाँ पर है, फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें वो करना है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में जेड तो जीरो होगा, लेकिन जेड जीरो जब हम निकालेंगे तो कहने का ये मतलब है कि वो जेड जीरो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये वाला वेक्टर मिल जाए। अब जब आप डीएस में लिखते थे ना, डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन कैप डॉट के कैप, तो यहाँ पर के होगा, आई होगा या जेड के होगा, जे होगा या आई होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा रीजन है उसका प्रोजेक्शन या उसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में है। तो प्लेन का तो नॉर्मल यहां पर आ गया जो एन कैप हमने निकाला, लेकिन जो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा उसके लिए हमने के लिया। अब कहने का ये मतलब है कि पूरा का पूरा एक्स और वाई है, खाली जेड तो रहेगा नहीं। और यहां पर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, वाई के साथ जेड। तो जेड की वैल्यू आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां से। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू यहां पर जाकर के पुट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन केवल और केवल x और y में रहेगा। तो जरा पुट करके देखते हैं। तो a डॉट एन कैप क्या मिला 18/7 y प्लस 2z, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 12 माइनस 3y माइनस 2x बाई 3 माइनस 2, ये क्या मिला 18/7 3y प्लस 12 माइनस 3y माइनस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 छक्के 18, 3y से 3y कैंसिल, तो ये क्या मिला 6 माइनस 2x। तो a डॉट एन कैप क्या मिला 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 7, ये a डॉट एन कैप मिला। ds की वैल्यू क्या है dx dy डिवाइडेड बाई एन कैप डॉट के कैप। एन कैप कितना था 2i प्लस 3j
प्लस 6k डिवाइडेड बाई 7 डॉट k कैप। जब k कैप का 6 इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो केवल k वाला रहेगा, 6/7 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिली? 6/7। ठीक है, चलिए अब अपने फॉर्मूले पर आते हैं। a डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 7। ये तो a डॉट एन कैप की वैल्यू मिली। ds की वैल्यू क्या में है? dx dy डिवाइडेड बाई 6/7। 7 से 7 कैंसिल। अब बचा क्या? x और y खाली। अब x और y में लिमिट जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में है, z की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो क्या मिला? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। लिमिट जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो z की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये मिलेगा इक्वेशन। अब यहां से क्या मिला? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यही है ना? या 2x प्लस 6y है? 2x प्लस 3y है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये y एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगी? 6,0 और y एक्सिस को 0,4। ये एक स्ट्रेट लाइट है, स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें लिमिट डिसाइड कीजिए। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? मतलब लिमिट ऐसे ले लेते हैं, तो यहां पर है y इज इक्वल टू 0 और यहां पर इस स्ट्रेट लाइन पर y की वैल्यू क्या मिलेगी? 12 माइनस 2x/3। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के 6 तक। तो x 0 से लेकर के 6 तक, y 0 से लेकर के 12 माइनस 2x/3। लिमिट लगाइए, वो सॉरी फंक्शन लिखिए। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये y की लिमिट है, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्यों ऐसे जाने? अभी हम स्टेप भी लेकर देख लिए और दूसरा यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है, मतलब ये y की लिमिट है। या तो ये कर दीजिए, या स्टेप अगर उल्टा लेना चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ से लाइन की इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो इसी को ये भी लिख सकते हैं। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से 4। तो 0 से 4, फिर 0 से 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 3, 6 माइनस 2x dx dy। दोनों से आंसर आपका सेम निकलेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो किसी भी एक लिमिट को लेकर के चलेंगे। सपोज मैं फर्स्ट वाले को लेकर के चल रहा हूँ, ये वाले को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 6 माइनस 2x तो कांस्टेंट ही है, 1 का इंटीग्रेशन y और लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 12 माइनस 2x/3 dx। लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x/3 dx। ठीक, 1/3 बाहर ले लें, टू भी बाहर ले लेते हैं, तो 2/3 बाहर ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा? 2 यहाँ से निकालिए, 2 यहाँ से निकालिए, तो वहाँ पर क्या बचेगा? इधर हो जाएगा 4/3। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर बचेगा 6 माइनस एक्स dx। जहाँ डाउट हो तो पूछिएगा, कोई दिक्कत हो तो। इंटीग्रेट कीजिए, पहले
ओपन कर देते हैं। 18 माइनस 6x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट कीजिए। 18x माइनस 6, 6 3 9, तो 9x का क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4/3। 18 छक्का 108 माइनस 16 वो 36, 18 नवैया 162। हम्म 6×36 18, हाँ 18 नवैया 162 प्लस 36 इंटू 6 216 डिवाइडेड बाई 3 72, ठीक, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना मिला? 4/3 इंटू, ये कितना हो गया? 180, 108 प्लस 72 180, 180 माइनस 162, ये हो जाएगा 18, 3 छक्के 18, तो 6 चौको 24। ये आपका आंसर है। देख लीजिएगा कि 24 आंसर है या नहीं। देखिए स्टेप वाइज चलते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ आंसर 24, ठीक है। बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है, कुछ भी घबराना नहीं है। जैसे स्टेप आप ध्यान में रखेंगे क्या करना है, और स्टेप तभी ध्यान में रखेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फार्मूले सबको याद रहते हैं, कन्फ्यूजन तभी क्रिएट नहीं होता जब आपने प्रैक्टिस की हो। अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो हाथ सही ही लिखेंगे, ठीक है। मन में भले कन्फ्यूजन रहे, क्यों? क्योंकि हाथों से आपने प्रैक्टिस कर रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। f dot n cap ds where f is equal to this taken over the rectangular parallelopiped x equal to 0 y is equal to 0 z is equal to 0 x equal to a y is equal to b z is equal to c। हाँ ठीक। ये पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? जैसे क्यूब और क्यूबाइड होते हैं, ठीक वैसे ही। तो ये क्यूबाइड का क्या है? पैरेललोपाइप्ड। क्यूबाइड को पैरेललोपाइप्ड भी बोलते हैं। अब कहने का मतलब है कि जब आपकी जो डायमेंशन है, क्यूब का क्या मतलब है कि एक्स वाई और जेड तीनों सेम हो, ठीक है, मतलब उनकी डायमेंशन सेम हो। जब डायमेंशन अलग अलग हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? क्यूबाइड। तो ठीक वैसे ही ये है पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड और क्यूबाइड में अंतर क्या है? अंतर ये है वहां पर कि जो एक तरीके से मतलब जैसे माचिस की डिब्बी है, वहां पर क्या है कि लेंथ जो है और विड्थ ये अलग अलग तो हैं, लेकिन लेंथ ज़्यादा है, हाइट भी कम है। तो यहाँ पर भी देखिए ये तीनों डायमेंशन क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसको एज ए क्यूबाइड ही आपको समझना है। ये नया कुछ नहीं है, बस 3D में इसको क्या बोलना है? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ठीक। इसी तरह सिलिंड्रिकल भी होता है, ठीक है, वो अलग कहानी है। अभी हम पहले अपने रीजन में फोकस करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब, अच्छा लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ये तीनों क्या थे? 1 1 थे शायद, एक बार देख लीजिएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, अपना फिगर बनाते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। ये मान लेते हैं क्या? एक्स प्लेन, ये मान लेते हैं वाई प्लेन, और ये मान लेते हैं जेड प्लेन। कोऑर्डिनेट वो पॉइंट के नॉमेनक्लेचर कीजिए। ओ, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई,
एफ और जी। ठीक है, याद मत कीजिएगा, बस ऐसे ही बनाते हुए चलिएगा। x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो कहां पर पड़ेगा? वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन ये वाला है, ठीक है। फिर x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए ये है, तो यहां के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सी के a कॉमा जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि यहां पर y और z दोनों जीरो होंगे। इसी तरह y यहां पर ई एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जीरो कामा ए, वो सॉरी y का कोऑर्डिनेट क्या है? b कॉमा जीरो। जेड एक्सिस की तरफ a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जीरो जीरो, और z का कोऑर्डिनेट क्या है? c। यहां पर b कहां पर है? x और z प्लेन में, तो यहां पर x और z के कोऑर्डिनेट खाली आएंगे, a जीरो और c। d में, d कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में, तो यहां पर खाली एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आएंगे, a b जीरो। g कहां पर है? वाई जेड प्लेन में, तो यहां पर वाई जेड के खाली कोऑर्डिनेट आएंगे, b और c। e है 3D में, वो x से भी ऊपर है, y से भी ऊपर है, z से भी, तो यहां पर e के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a b और c। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। कोऑर्डिनेट मिलने से हुआ क्या? कोऑर्डिनेट मिलने से ये हुआ कि जब हम लिमिट डिसाइड करेंगे तो फिर हमें चीजें क्लैरिटी रहेगी पूरी की पूरी। ठीक, अब चूंकि ये सरफेस इंटीग्रल है तो आपको यूनिट वेक्टर और साथ में प्लेन का वेक्टर वो आपको देखना है। तो वही एक टेबल बना लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं। कौन कौन से? इधर लिख लीजिए सरफेस, फिर लिखिए एन कैप, एन कैप क्या है उनका, फिर लिखिए डीएस, डीएस क्या है, और फिर लिखिए रिमार्क्स कि हमें उसके बारे में क्या पता है। ठीक है, चलिए जैसी टेबल बनाएंगे सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सरफेस मैं ले रहा हूं, सबसे पहले कोई भी ले लीजिए, ओ ए बी सी, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला सरफेस देखिए है कहाँ? ये है एक्स जेड प्लेन में, और अगर एक्स जेड प्लेन में है तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा? नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या है? वाई का अपोजिट, तो एन कैप तो हो जाएगा माइनस जे कैप। अब ये एक्स और जेड प्लेन में है, इसका मतलब यहां पर खाली दो ही लोग वेरी करेंगे, एक एक्स और एक जेड, और कोई नहीं वेरी करेगा। अच्छा, इस प्लेन के बारे में हमें पता क्या है? इस प्लेन के बारे में हमें ये पता है कि जब ये एक्स जेड प्लेन में है तो यहां पर वाई क्या है? जीरो। ठीक, अब ध्यान से देखिए, एक्स और जेड प्लेन में तो है ये, लेकिन एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा? जेड कहां से कहां तक वेरी करेगा? तो एक्स वेरी कर रहा है जीरो से लेकर के ए तक, और जेड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जीरो से लेकर के सी तक। तो यहां पर एक्स वेरी कर रहा है जीरो से ए, और जेड वेरी कर रहा है जीरो से सी। ठीक है, इतना हमें इस प्लेन के बारे में पता है। ये जो जानकारी है इसी को हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो सरफेस हो गया ओ ए बी सी। अब ये वाला सरफेस लेते हैं बी सी डी ई, ये जो ये इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ, एक्स की तरफ। तो बी सी डी ई, एन कैप आई कैप की डायरेक्शन में। यहां पर क्या चीज हमें पता है? यहां पर एक चीज पता है कि x इक्वल टू क्या है? ए, ये कंफर्म है कि x क्या होगा? कांस्टेंट। अब अगर आई कैप यूनिट वर्ड डायरेक्शन में है तो यहां पर वेरी कौन कर रहा है? एक इधर आ रहा है डायमेंशन और एक ऊपर जा रहा, तो y और z। एक तरीका और अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए n और ds, जो n पर रहेगा वो ds में नहीं रहेगा, ये कंफर्म बात है। अगर n में आपने j लिख दिया तो यहां पर कभी भी dy नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रहेगा उस डायरेक्शन में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। नॉर्मल क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, और इंटीग्रेशन में यहां पर क्या रखा जाता है? लिमिट। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? देखिए यहां पर आई है तो यहां पर कभी भी x नहीं आ सकता,
कन्फर्म में नहीं आ सकता। चलिए ऊपर वाला सरफेस लेते हैं, डी एफ जी ई। इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर की तरफ है? जे की तरफ, पॉजिटिव जे की तरफ। यहां पर एक चीज पता है क्या, कि वाई इज इक्वल टू बी, ये कन्फर्म है। तो वेरी कौन कौन कर रहा है? वेरी कर रहे हैं वाई, वाई अगर फिक्स है तो एक्स और जेड। ठीक, चलिए फिर इधर वाई जेड प्लेन का लेते हैं, ओ एफ जी ए, ओ एफ जी ए। इसका यूनिट वर्ड मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप। वहां पर एक्स तो जीरो है, वेरी कौन कर रहा है? वाई और जेड। ये वाई और जेड कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? वाई वेरी कर रहा है जीरो से लेकर के बी तक, और जेड वेरी कर रहा है जीरो से लेकर के सी तक। ठीक, इसी तरह यहां पर x इक्वल टू ए, ये वाला जो डायमेंशन है, यहां पर x इक्वल टू तो ए है, लेकिन z कहां से कहां तक जा रहा है? सी तक। और y कहां से कहां तक जा रहा है? जीरो से लेकर के बी तक। इसी तरह ये वाले में यहां पर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू बी है, तो यहां पर x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जीरो से लेकर के ए तक। और z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जीरो से लेकर के सी तक। चार प्लेन हो गए। अब जरा आते हैं बाहर की तरफ, ये वाला प्लेन, ए बी ई और जी, ए बी ई और जी बाहर की तरफ। इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? के कैप की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में बाहर आ रहा है नॉर्मल। और इसमें क्या पता है हमें? यहां पर पता है कि जेड इक्वल टू सी है। इसका मतलब वेरी कौन करेगा? डी एक्स डी वाई। ठीक है, एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जीरो से ए। और वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जीरो से बी। अब बचा क्या? अब बचा ओ सी डी एफ। हो गया? नहीं, ओ सी डी एफ, ये बैक साइड वाला जो खाली एक्स वाई प्लेन में है। ओ सी डी एफ कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में। तो कौन वेरी करेगा? एक्स और वाई। इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा? जस्ट पीछे की तरफ, तो माइनस के कैप। और यहां पर क्या पता है? कि जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पर एक्स वेरी कर रहा है ए, वाई वेरी कर रहा है बी, जीरो से लेकर के बी तक। अब जरा देखते हैं फंक्शन क्या है। हमें सब कुछ पता है, अब आते हैं फंक्शन पर। एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप। ये फंक्शन है। हमें ए डॉट एन कैप डॉट डी एस निकालना है। फंक्शन पता है। चलिए इस सरफेस पर करते हैं, यही कांस्टेंट चीजें पुट कीजिए। y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप डॉट एन कैप। एन कैप क्या है? माइनस जे। और वेरी कौन कर रहा है? डी एक्स डी जेड। लिमिट पुट कर दीजिए, एक्स वेरी कर रहा है जीरो से ए, और जेड वेरी कर रहा है जीरो से सी। डॉट प्रोडक्ट लीजिए, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? केवल आ जाएगा क्या? जेड एक्स
यही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे जेड स्क्वायर बाई टू। एक्स की लिमिट पुट कर दीजिए 0 से ए, और जेड की लिमिट पुट कर दीजिए 0 से सी। तो ये क्या मिला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। बिल्कुल भी रटना नहीं है। तो पहले फंक्शन का जो आंसर मिला वो मिला क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4, पहले सरफेस का यहां होगा। फिर इसी तरह दूसरा निकालिए, यूनिट वेक्टर आई है तो खाली आई का टर्म लिखते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस इसका नाम दे देते हैं। सेकंड सरफेस का निकालते हैं। सेकंड सरफेस में क्या होगा, दिस डॉट आई कैप, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि एन कैप लगाते हैं, तो आई का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो केवल क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है, डी एस की जगह आ जाएगा डी वाई डी जेड। लिमिट पुट, वो एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू ए यहां पर पुट करके वाई और जेड कहां से कहां तक वेरी करना है, 0 से बी। जीरो से बी और बी सी डी ई, बी सी डी ई। हाँ ठीक, 0 से बी और 0 से सी, और x इक्वल टू ए लिखा है, ये x इक्वल टू ए पुट कर दीजिए, तो मिलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस वाई जेड, 0 से बी 0 से सी डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 जेड। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से बी, इधर 0 से बी, फिर जो आएगा उसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 जेड। तो क्या मिला, ए स्क्वायर बी, लिमिट जेड की 0 से सी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 0 से सी, तो क्या मिला, ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। ये क्या मिला, 2 का वैल्यू। ठीक, फिर इसी तरह 3 का निकालिए, ये जो आपको पता है जे कैप, प्रोसेस सेम है जैसे अभी इन दोनों को किया है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, और फिर जब आप इन सभी को ऐड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ 1 प्लस सरफेस एरिया ऑफ रीजन 2, ऐसे ऐसे करके 6 तक, तो आपको क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा जो लिखा है आंसर में, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका टोटल आंसर निकलेगा। ठीक है, ये फार्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके गेट या ईएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा, एफ डॉट एन। ठीक है, लेकिन एफ की फंक्शन जैसे जैसे वेरी करेगा ये एरिया चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये आप लगा लीजिएगा, बाकी 2 का मैंने बता दिया, 4 सरफेस का आप निकाल लीजिएगा, सबको सम कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक, चलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।